हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन का मतलब है समतल में गति। तो ये चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपने दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो है पहला है अदिश राशि और फिर है सदिश राशि। अदिश राशि को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशि को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब अदिश राशि और सदिश राशि में क्या फ़र्क है? तो अदिश राशि में क्या होता है कि एक ऐसी भौतिक राशि जिसमें खाली अपने को परिमाण दिया हुआ होता है। परिमाण का मतलब है कोई भी तरह का मान दिया है, ठीक है। तो उसके लिए कोई भी तरह की दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको कहते हैं अदिश राशि। इसके बारे में पहले भी अपने ने पढ़ा हुआ है कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है। तो अदिश राशि में तुमको यही याद रखना है कि उसके अंदर खाली मान दिया हुआ होता है, ठीक है। मान का मतलब है कोई भी वैल्यू दी होती है, ठीक है, और उसके लिए कोई भी तरह की दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं अदिश राशि। तो उसके उदाहरण है जैसे कि द्रव्यमान, दूरी, चाल, कार्य, समय, आयतन, ताप, घनत्व, ये सब जो है अदिश राशि के अंदर आते हैं। फिर इसके बाद में है सदिश राशि। तो सदिश राशि जो है, जिसको अपने वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, इसके लिए एक ऐसी भौतिक राशि लेते हैं जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, दोनों हो, ठीक है। परिमाण और दिशा दोनों हो तो उसको अपने सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो इसके अंदर विस्थापन, वेग, बल, संवेग और बल आघूर्ण, ये सब चीज़ें जो है सदिश राशि के अंदर। तो ये पार्ट के अंदर अपने सबसे ज़्यादा जो है सदिश राशि के बारे में ही पढ़ेंगे कि सदिश राशि कितने तरह की होती है, कौन से तरह की सदिश राशि है, सदिश राशियों का योग कैसे कर सकते हैं, सदिश राशियों का गुणनफल कैसे कर सकते हैं। ये सब जो है फैक्टर इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर के अंदर है क्या, इसको समझते हैं कि समतल में गति का मतलब है कि कोई भी समतल मतलब मान लो कि कोई भी अपना ज़मीन के नीचे वाला फ्लोर है ये, तो ये जो समतल होता है वो समतल में एक तो होता है एक्स एक्सिस और एक क्या होता है वाई एक्सिस। मान लो तुम्हारा घर है तो घर का नीचे वाला फ्लोर तो एक्स और वाई, तो इसके अंदर कोई भी तरह की जो गति होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको अपने 2D बोल सकते हैं। 2D मतलब टू डायमेंशनल का मतलब दो दिशा में, या तो वो वस्तु x दिशा में गति करेगा या y दिशा में गति करेगा, मतलब x और y दिशा में ही गति करेगा, तो उसको बोलेंगे समतल में गति, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे सदिशों का ग्राफीय निरूपण। मतलब कोई भी सदिश राशि है, ठीक है, तो उस सदिश राशि को किस तरीके से अपने रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि सदिश राशि को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते एरो से, तीर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तीर के अंदर ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला, इसको अपने बोलते हैं टेल। टेल का मतलब होता है पूंछ, और एरो के आगे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं हेड। हेड मतलब सर, ठीक है। तो ये सदिश राशि जब कोई भी एक सरल रेखा में गति कर रही है तो तीर वाला जो निशान होता है उसको हेड बोलते हैं, और पीछे वाला जो निशान होता है, पीछे जो होती है, उसको टेल बोलते हैं। तो ये जो
ये एरो जो है, ये एरो जितना लंबा होगा वो उसका परिमाण बताता है, और ये जो एरो की दिशा है, ये एरो जिसकी साइड होता है वो उसकी दिशा बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में अपने समझते हैं। तो अब मैं तुमको एक बात समझाता हूँ इसी के बारे में कि मैंने एक एरो बनाया ये, ठीक है, और इस एरो का नाम जो है वो ए वेक्टर है। ठीक है, तो अपने क्या देखते कि ये टेल से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, ये हो गया उसका हेड। ठीक है, अब दूसरा एरो जो बनाया वो भी इसी जगह से स्टार्ट होता है, लेकिन वो ऐसा है। ठीक है, तो इन दोनों एरो में क्या फ़र्क है? अब इसका नाम मान लेते हैं कि बी वेक्टर, बी सदिश। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर में क्या फ़र्क है? तो अपने बोलेंगे कि ए वेक्टर की दिशा और बी वेक्टर की दिशा एक ही डायरेक्शन में, मतलब ये भी इसी दिशा में जा रहा है, ये भी, दोनों की दिशा समान है। लेकिन अपने क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो ए वेक्टर वाला एरो है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा, लेकिन बी वेक्टर वाला जो है वो बहुत ही छोटा है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या बताती है अपने को? परिमाण बताती है। मतलब जितना लाइन बड़ी है उतना उसका परिमाण बड़ा होगा। ठीक है, तो अपने क्या बोलेंगे कि जो ए वेक्टर है उसका परिमाण ज़्यादा है और बी वेक्टर उसका परिमाण कम है। बराबर, परिमाण का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि ए वेक्टर जो है वो 8 है और बी वेक्टर जो है वो 4 है। तो ये जो मैंने बोला, बी वेक्टर है 4, ए वेक्टर है 8, तो ये 8 क्या बता रहा है? परिमाण बता रहा है। तो ए देखो बड़ा है तो 8 है और बी जो है वो छोटा है तो 4 है। तो ये दोनों के बीच में क्या बता रहा है? परिमाण बताता है। तो तुमको एक बात याद रखनी है कि जितना जो कोई भी तीर का निशान है जितना बड़ा होता है, ठीक है, तो वो उसका परिमाण बताता है, और तीर का जो निशान है वो उसको दिशा बताता है। तो यहाँ पे साफ शब्दों में कहा है कि सरल रेखा की लंबाई, ये सरल रेखा की लंबाई परिणाम को और तीर का निशान जो है उसकी दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सदिश राशि है या कोई भी वेक्टर है तो उसको ग्राफिकली अपने इस तरह से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो व्यक्त करते हैं पी क्यू वेक्टर लिखते हो, बराबर, पी क्यू वेक्टर, ऊपर क्या बोलते हैं? पी क्यू वेक्टर। ठीक है, और इसको जिस दिशा में होते हैं उसी दिशा में बोलते हैं अपने। अब ये सदिश दो तरीके के होते हैं, एक होता है ध्रुवीय सदिश और दूसरा होता है अक्षीय सदिश। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है तो उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आता है ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो सदिश होता है वो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होता है, निश्चित बिंदु से प्रारंभ होके एक निश्चित दिशा में जाता है, तो उसको अपने बोलते हैं ध्रुवीय सदिश। तो तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक बिंदु है जो निश्चित बिंदु है जिसको प्रारंभिक बिंदु बोला, और वहाँ से वो एक निश्चित दिशा में विस्थापित हो रहा है। तो इस तरह के सदिश को अपने ध्रुवीय सदिश या पोलर वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे विस्थापन है, वेग है, ये सब जो है आते हैं जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होके एक निश्चित दिशा में जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ध्रुवीय सदिश। फिर इसके बाद में आता है अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश जो होता है, अक्षीय मतलब होता है कि ये सदिश अपने अक्ष पर गोल गोल घूमता रहता है। मतलब ये जो वेक्टर है वो ऐसे ऐसे गोल घूमता रहता है, अपने अक्ष पे घूमता रहता है।
इसीलिए इसको अक्षीय सदिश कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है कि एक ये अक्षीय सदिश है और इसका जो घूर्णन तल है वो चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वे सदिश जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है अक्षीय सदिश कहलाता है। बराबर, मतलब घूर्णन अक्ष जहाँ पे होता हो उसी के दिशा में होता है तो उसको घूर्णन सदिश। ठीक है, तो ये इसकी दिशा या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हो सकती है, या घड़ी की सुई की दिशा में हो सकती है। क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। दो तरीके से अपने उसको ज्ञात कर सकते। तो इसी तरह यहाँ पे दो तरीके के सदिश हैं, ध्रुवीय सदिश जिसको पोलर वेक्टर बोलते हैं और अक्षीय सदिश जिसको एक्सियल वेक्टर अपने कहते हैं। ठीक है, अब तुमको एक बात याद रखनी है, कोई भी सदिश है उसका परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है, तो परिणाम ज्ञात करना है तो उसको मोड में ज्ञात करेंगे हमेशा। ठीक है, उसको हमेशा मोड में, और जब मोड ज्ञात करना होता है तो उसको ए वेक्टर, ये मोड का साइन है। ठीक है, तो मोड में हमेशा उसका मान अपने ज्ञात करें। क्यों? क्योंकि जब कोई भी वेक्टर अलग अलग दिशा में जा रहा है तो उसका कभी प्लस का साइन हो सकता है, कभी माइनस का साइन हो सकता है। बराबर, लेकिन उसको मोड करेंगे तो हमेशा कोई भी साइन हो, प्लस का हो या माइनस का साइन हो, जब उसको मोड करेंगे तो उसका साइन जो है वो हमेशा प्लस ही रहता है। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, जैसे मान लो कि एक वेक्टर जो है माइनस में, अब इसको वेक्टर को मोड में कर देंगे तो ये वेक्टर जो है प्लस में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमेशा मोड में कोई भी सदिश होता है उसको मोड में अपने रखते हैं ताकि उसका फाइनल जो आंसर है वो अपने को किस में मिले, प्लस के अंदर मिले। अब इसके बाद में जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है स्थिति सदिश, जिसको पोजीशन वेक्टर अपने कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर का सबसे स्टार्टिंग पार्ट जो है वो है पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। अब इसको समझना जरूरी है, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि मान लो कि ब्रह्मांड में कोई एक बिंदु है, या मान लो ब्रह्मांड में कोई एक पत्थर है। ठीक है, एक निश्चित दिशा में गति कर रहा है, ये कोई भी निश्चित दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, ये पत्थर है और एक निश्चित दिशा में जो है वो गति कर रहा है। अब मुझे इसकी पोजीशन ज्ञात करने की, ये ब्रह्मांड में कौन सी जगह पे गति कर रहा है। बराबर, तो ब्रह्मांड के अंदर ये कौन सी जगह पे, ये कितनी दूरी पे, तो वो ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि गणित के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर अपने एक निर्देश तंत्र का उपयोग करते हैं। निर्देश तंत्र में क्या होता है कि उस निर्देश तंत्र में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से तुम एक दिशा निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो उसमें कैसा होता है कि एक जो एक्सिस होता है जिसको अपने x मानते, दूसरा एक्सिस होता है उसको y मानते, और तीसरा एक्सिस होता है उसको z मानते। बराबर, और उसके भी मिडल वाला पार्ट जो होता है जिसको O बोलते हैं और वो होता है ओरिजिन, ये फिक्स होता है। तो इसको अपने निर्देश तंत्र को व्यक्त करते हैं, और ये निर्देश तंत्र जो होता है अपनी जगह पे फिक्स होता है, इसको अपने चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। तो इसमें क्या होता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो अपने को पता है कि ब्रह्मांड जो है वो 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल मतलब 3 दिशा में है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब ये बिंदु कौन सी दिशा में जा रहा है, इसकी दिशा ज्ञात करनी है। क्यों? क्योंकि अपने सदिश राशि के बारे में पढ़ रहे, तो ये जो बिंदु जा रहा है ब्रह्मांड में गति कर रहा है तो उसकी दिशा क्या है, उसका मान क्या है, ये ज्ञात करने के लिए अपने ने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसको निर्देश तंत्र अपने कहते हैं, उसको व्यक्त किया। अब इस बिंदु की स्थिति अपने निर्देश तंत्र से ज्ञात करेंगे। तो अपने क्या करते हैं कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब बीच वाला भाग है, वहाँ से इसके मान को मेजर करते हैं। ठीक है,
वहाँ से इसके मान को मेजर करते हैं। यहाँ से ओरिजिन से लेके इसके मान को मैंने मान लिया आर वेक्टर, आर सभी, ठीक है। अब इस बिंदु को मैंने कोई भी नाम दे सकते, इस बिंदु को, ये पत्थर है उसको मैंने P नाम दिया। अब ये P जो है, अब P का x के सापेक्ष कितनी दूरी पे है, y के सापेक्ष कितनी दूरी पे और z के सापेक्ष कितनी दूरी पे, वो अपने ज्ञात करेंगे। तो P जो है वो 3 डायमेंशनल, इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे x, y और z, ठीक है। तो इस तरह से P x y z जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है P x y z, और O से कितनी दूरी है, r वेक्टर है। तो ये अपने ने डिस्क्राइब कर लिया, बराबर। अब इसमें क्या होता है कि तुमको एक बात याद रखनी है कि जब तुम इसके आगे पढ़ोगे, यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ोगे, तो उस यूनिट वेक्टर में क्या होता है कि एक्स एक्सिस को हमेशा आई कैप से व्यक्त करते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप से व्यक्त करते हैं, और जेड एक्सिस को के कैप से व्यक्त करते हैं। अब देखो, तुम इसके आगे वाला टॉपिक जब तुम पढ़ोगे तो वहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा कैप क्या होता है। तो एक सिंबल होता है ऐसा, इसको कैप बोलते हैं। तो जब आई के ऊपर लगाएंगे तो उसको बोलेंगे आई कैप, जे के ऊपर लगाएंगे तो उसको बोलेंगे जे कैप, और के ऊपर लगाएंगे तो उसको बोलेंगे के कैप। अब ये आई कैप, जे कैप और के कैप है क्या, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की दिशा को बताता है, बराबर। तो दिशा को व्यक्त करने के लिए अपने ये वाले सिंबल लगाते हैं। तो यहाँ पे आई कैप आ गया, यहाँ पे जे कैप आ गया और यहाँ पे के कैप। तो एक्स एक्सिस पे आई कैप लिखेंगे, वाई एक्सिस पे जे कैप लिखेंगे और जेड एक्सिस पे के कैप। अब इसके मान को कैसे रखेंगे, तो देखो ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर का मान अपने को ज्ञात करना है। तो आर वेक्टर जो है ओ से पी कितना दूरी पे है, तो वो अपने को मिलेगा एक्स, तीनों की दिशा है एक्स वाई जेड, इसको जोड़ दो। तो एक्स की दिशा क्या है, एक्स आई कैप, वाई की दिशा क्या है, वाई जे कैप, और जेड की दिशा क्या है, जे जेड। तो ये जो आर वेक्टर है वो उसकी पोजीशन वेक्टर अपने को बता रहा है। अब इसका परिमाण ज्ञात करना है, तो मैंने तुमको बोला है कि जब इसका परिमाण ज्ञात करना है तो उसको मोड में करते हैं। तो आर का जब मोड करते हैं वो, अब तुमको एक बात याद रखनी है कि जैसे कि यहाँ पे आर वेक्टर ये अपना स्थिति सदिश है जिसको पोजीशन वेक्टर करेंगे। तो ये कैसे मान मिला, एक्स और इसका वेक्टर एक्स आई, वाई और इसका वेक्टर वाई जे कैप, और जेड के कैप, ये अपने को पोजीशन वेक्टर। अब इसका परिमाण ज्ञात करना है, तो मैंने तुमको बोला कि जब तुम परिमाण ज्ञात करोगे तो उसका वेक्टर का साइन हट जाएगा, बराबर। तो परिमाप ज्ञात करोगे तो क्या करेंगे, आर वेक्टर का मोड ज्ञात करेंगे। मोड ज्ञात करने के लिए क्या करते हो तुम, उसका स्क्वायर करना पड़ता है, और स्क्वायर करके अंडर रूट करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अंडर रूट करोगे, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर आई कैप, जे कैप और के कैप तो यहाँ पे सर आपने लिखा ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि आई कैप का स्क्वायर करते हैं ना तो इसका आंसर आता है 1। इसी तरह जे कैप का स्क्वायर करते हैं तो इसका आंसर आता है 1, और के कैप का स्क्वायर करते हैं तो इसका आंसर 1। तो यहाँ पे आई स्क्वायर, जे कैप स्क्वायर और के कैप स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर तो 1 ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका आंसर नहीं लिखा। तो ये जो है ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर ज्ञात करने का सूत्र जो है वो ये 2 सूत्र है। ये आर वेक्टर है, ठीक है। तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, और उसका मोड करेंगे तो उसका परिमाण ज्ञात हो जाएगा। और परिमाण जो है वो होगा इन जितने भी एक्स कैप, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, इन सब का स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो अपने को इसका परिमाण मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपना था स्थिति सदिश। अब विस्थापन क्या होता है, अब विस्थापन तुमको पता है कि कोई भी वस्तु किसी निश्चित दिशा में जो दूरी तय करती है उसको विस्थापन कहते हैं, ठीक है। दूरी जो होती है वो एक निश्चित दिशा में गति नहीं करती है, लेकिन विस्थापन जो होता है वो एक निश्चित दिशा में दूरी तय करता है, तो उसको अपने कहते हैं विस्थापन,
ठीक है, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है कि मान लो कोई वस्तु है पूर्व दिशा में 100 मीटर तय कर रही है, तो उसका जो विस्थापन हो जाएगा कि वो पूर्व दिशा में 100 मीटर जा रहा है, क्योंकि अपने को दिशा पता है। इसी तरह विस्थापन सदिश कैसे ज्ञात करें? तो विस्थापन सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो यहाँ पे विस्थापन सदिश ज्ञात करेंगे। अभी जो अपने ने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे तो अपने को विस्थापन सदिश समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो एक बिंदु A है। ठीक है, अब बिंदु A से बिंदु B तक का विस्थापन अपने को ज्ञात करना। अब ये सदिश राशि के बारे में पढ़ रहे, इसलिए इसको विस्थापन सदिश। तो देखो आगे जो अभी पढ़ा था पोजीशन वेक्टर में जो जो बातें ली थी वही है, यहाँ पे भी x और y डायमेंशन है। ठीक है, और z जो है वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे A बिंदु से O से A दूरी r1 वेक्टर माना और O से B दूरी r2 वेक्टर माना। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 y1 और z का, और ऊपर वाले B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 y2 और z। अब A और B के बीच का विस्थापन ज्ञात करना। तो A और B के बीच का विस्थापन ज्ञात करना है, तो A का पोजीशन वेक्टर है r1 कैप, तो इसका हो जाएगा x1 i कैप, y1 j कैप और z k कैप बराबर। और r2 वेक्टर के क्या है, x2 y2 और z2 है, तो r2 जो वेक्टर है, r2 वेक्टर हो जाएगा x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। ये इसके पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब A से B तक का विस्थापन ज्ञात करना है, तो अपने को पता है कि विस्थापन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। ये विस्थापन ज्ञात करने का सूत्र है, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो B से A माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे ये वाला जो है वो B पॉइंट, मतलब B पॉइंट है, R2 का पोजीशन वेक्टर है। R2 को R1 वेक्टर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो अपने को दोनों के बीच का विस्थापन सदिश जो है वो मिल जाएगा। तो वो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है, ये देखो ये। तो अपने ने क्या किया, R2 माइनस R1, R2 सदिश माइनस R1 सदिश किया, तो अपने को विस्थापन सदिश मिल गया। विस्थापन सदिश को डेल्टा R वेक्टर से व्यक्त किया बराबर। अब इसके मान उसके अंदर अपने रखेंगे तो कैसे मिलेगा, तो वो मैं तुमको बताता हूँ। तो देखो अपने को करना क्या है, डेल्टा R वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 बराबर। तो डेल्टा R वेक्टर बराबर, अब इसका मान रख देता हूँ, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इसको माइनस करेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप बराबर। अब देखो जो जो कॉमन आता है वो कॉमन निकाल दो। देखो x2 i कैप और x1 i कैप, इन दोनों को मैं कॉमन निकालूँ तो i कैप कॉमन निकाल सकता हूँ। तो इन अंदर क्या बचेगा, x2, फिर बीच में क्या माइनस, तो माइनस x1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, और इसका जो कॉमन है वो हो जाएगा i कैप। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, y2 माइनस y1 और ब्रैकेट में आके आ जाएगा j कैप, और इसी तरह z2 माइनस z1 क्या आ जाएगा ब्रैकेट में k कैप। तो यहाँ पे देखो यही आया, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। ये आ गया अपना पोजीशन। अब अपने ने पढ़ा था, ये अपने को मिल गया x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, तो ये मिल गया। अब मैंने तुमको बोला था कि इसका परिमाण ज्ञात करना होता है, तो इसी को क्या करेंगे, अपने स्क्वायर करके क्या कर देते थे, अंडर रूट। तो यहाँ पे सबका स्क्वायर आ गया और अंडर रूट हो गया। और मैंने बोला था कि आई कैप है तो इसका स्क्वायर करते तो 1 हो जाता, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। जेड कैप का भी स्क्वायर करते तो 1 और के कैप का स्क्वायर करते तो भी 1, तो ये हट जाएगा और लास्ट वाला जो है वो परिमाण मिल जाएगा। तो ये अपने को विस्थापन सदिश का परिणाम देखने को मिला। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे
पहला था स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर और दूसरा था विस्थापन सदिश। ये दोनों बातें सबसे पहले अपने को समझ में आनी चाहिए। ये समझ में आएगा तो इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आ जाए।